रेनबो क्लासेस के चैनल पर आप लोग का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में आपका टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का थक्का बनना। आज ये जानकारी हो जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन शरीर के अंदर में ब्लड जमता नहीं है। ब्लड तभी जमता है जब शरीर का कोई भाग कट फट जाता है, और कटे फटे जगह पर जब ब्लड अंदर से आती है ना, तब ब्लड जमता है। लेकिन शरीर के अंदर में कभी ब्लड को जमता हुआ सुने हैं? नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसी मामला जिसमें शरीर के अंदर भी ब्लड जम जाता है, वो कौन सी मामला, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपको ये बात बताएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है जो शरीर में भी ब्लड जम जाता है। जरूर बता करके आज हम छुट्टी करेंगे, ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, टॉपिक है जिसका नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रुधिर का थक्का बनना या रुधिर का जमना। कैसे जमता है इस पर थोड़ा विचार करते हैं। चूंकि ब्लड को सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ब्लड जमता है तो ब्लड को जमने की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को यहाँ देखेगा। प्रोसेस क्या है? ब्लड को जब जम जाता है तो ब्लड को जमने का ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, कैस्केडिंग। तो ब्लड जब जमता है तो ब्लड को जमना क्या कहलाता है? कैस्केडिंग कहलाता है। चूंकि देखा गया कि कैस्केडिंग प्रोसेस कब होगी, कैस्केडिंग प्रोसेस का भी कुछ शर्त होगा, और कैस्केडिंग प्रोसेस का जो शर्त है उस शर्त पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेने की ज़रूरत है कि आखिर वो शर्त क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। क्लियर है ना? यानी इस तरह से आप सब लोग जो हमारे चैनल पर जो जुड़े हैं वो सारे लोग अच्छे से टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये क्या कहाँ कहाँ काम आएगा, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। तो देखते हैं कौन सी क्रिया है। तो कैस्केडिंग प्रोसेस है। आखिर जमता कैसे है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड में जमाने वाला वो अवयव कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है कॉर्पस्कल्स। और कॉर्पस्कल्स का नाम जो है यहाँ पर, वो कॉर्पस्कल्स का नाम है जिससे आप जानते हो, उसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को हम लोग जानते हैं, प्लेटलेट्स नहीं कहने आएगा तो इसको कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो प्लेटलेट्स नहीं कहने आएगा तो थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड में मौजूद है थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड को जमाने में मदद करता है। नहीं कहने आएगा तो प्लेटलेट्स कह सकते हैं। अब एक और कॉर्पस्कल्स के अंतर्गत आ गया। फिर लगता होगा कि आखिर ब्लड में कोई विटामिन भी है क्या जो ब्लड को जमाता है? तो हाँ, आपको विटामिन का नाम भी जानना है। और उसके बाद आपको लगता हो कि कौन ऐसा विटामिन है, तो विटामिन के है। अंकुरित अनाज, अंकुरित दाल वगैरह लेते हैं ना, तो आपके शरीर को विटामिन के बनता है, शरीर को विटामिन के की आपूर्ति होती है। तो आप अंकुरित अनाज लेना ना भूलें। तो विटामिन के, इसके साथ साथ जो इसमें जो मेटल होगा, जो धातु होगा, वो क्या होगा? कैल्शियम। हाँ, आपने सही समझा। आपके शरीर की हड्डियाँ को भी मजबूत कोई कर रहा है ना, तो कैल्शियम है, और आपके ब्लड को भी मेंटेन कर रहा है ना, तो वो कैल्शियम है। यानी कैल्शियम जो है वो ब्लड को भी मेंटेन कर रहा है और हड्डी को भी मेंटेन कर रहा है। इसके बाद सब लोग को लग रहा हो कि कोई सर प्रोटीन भी इसमें है क्या? तो हाँ, प्रोटीन भी है, और उस प्रोटीन का नाम देखिएगा, मैंने लिखा है फाइब्रिनोजेन। और ये जब फाइब्रिनोजेन के बारे में जो जान गए, तो फाइब्रिनोजेन किस रूप में है? प्रोटीन के रूप में। तो हमारे शरीर में जो ब्लड जमाने वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा कैसे कैसे काम करता है, वो आपको सामने सब चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजेन है। और इन अवयवों को होने से ना ब्लड आसानी से थक्का बनता है। वो भी कब? शरीर के अंदर में नहीं, शरीर से बाहर। जब कब? शरीर का कोई भाग कट फट जाएगा तब। तो कट फट जाएगा तो ब्लड आएगा ना, और जब वो निकलते रह जाएगा ब्लड, तो आदमी का ब्लड 6 लीटर शरीर में है, तो सुन्न होने में देर लगेगा नहीं, उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ये तो ऐसी अवयव है जो थक्का करता है, और वो भी कब? जब कट फट जाता है तब। इसके अलावे इस प्रक्रिया को समझिएगा, ये तो इनमें अवयव है जो आपको ब्लड को थक्का बना रहा है, लेकिन हाँ, इन अवयवों के अलावे कैसी क्रिया होगी? अब कटता है तब कौन क्रिया शुरू होती है, ये गौर करिए। कटता है तब, अब कटता है तब देखिएगा कि कौन सी क्रिया शुरू होगी। क्या? तो कटता है तो याद रखना है कि जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा जब कटता है तो वहाँ से निकलता है थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट जो है ना, वो तुरंत एयर को अपने साथ जोड़ता है। क्योंकि देखे होंगे किसी बच्चा को कट फट जाता है तो फूंकते होंगे,
तो फूंकते हैं तो उसमें हवा लगती है और उस जगह पर वो जम जाता है। रुई पकड़ करके दबा देते हैं, तो रुई पकड़ के दबा देते हैं तो बताइए वो जम जाता है कि नहीं जम जाता है? तो वो जम जाता है। तो रुई के द्वारा जब आप किसी सतह जो कट फट गया है उसको जब दबाते हैं तो आराम से वो दब जाता है, और आराम से जब दब जाता है तो ब्लड को निकलना बंद हो जाती है। तो इस तरह से याद रखना है, जो थ्रोम्बोसाइट है और वो हवा के साथ अभिक्रिया करेगा, एयर के साथ अभिक्रिया करेगा। तो एयर के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये जब बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, याद रखना है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा ये, तो याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन को फिर से दूसरा चरण में लाइए, ये कई चरण में आपको होगा। अब वहाँ से लाएंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन चूँकि ब्लड में अभी बताए थे कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम को यानी साथ लेता है, और कैल्शियम को साथ लेकर कहता है ना कि कैल्शियम हमारे साथ चलिए, और किसी को यानी बुलाइए, पुकार लगाइए। तो किसको? तो याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना इनएक्टिव होता है, काम करने की स्थिति में नहीं होता है। अब काम करने की स्थिति में जब ना होता है तो इसको कहते हैं इनएक्टिव होना। जैसे आप सोए रहोगे तो सोए हुए अवस्था काम करने की अवस्था तो नहीं है, तो अब सोए के जागिएगा तो कुछ देर तो आप काम नहीं करोगे, तो इस समय क्या अवस्था है? इनएक्टिव, निष्क्रिय। और जब आप काम में लग जाते हैं तो तेजी से काम करना शुरू करते हैं। तो जब काम करने की जब अवस्था आ जाए तो उस अवस्था का नाम है एक्टिव हो जाना, सक्रिय हो जाना, और उसका नाम है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया, यानी ये हो गया एक्टिव, ये हो गया आपका पहला स्टेज, और ये हो गया दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज आपको आगे दिखा रहा हूँ कि तीसरा स्टेज क्या कहता है। अब उसको लाएंगे थ्रोम्बिन को, तो यहाँ पर देखिए थ्रोम्बिन आ गया, यस। और थ्रोम्बिन जो है ना, अब प्रोटीन क्या बताए थे आपको याद है ना, कि कब जब कट फट जाएगा शरीर से ब्लड निकलेगा उस जगह की बात कर रहा हूँ। अब थ्रोम्बिन जब आया तो ये बुलाएगा फाइब्रिनोजेन को, और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के रूप में है और इसे बदल देगा फाइब्रिन में। ओके, अब फाइब्रिन में जब बदलेगा तो याद रखिएगा जो चौथा स्टेप आपको जो दिखेगा वो चौथा स्टेप फाइब्रिन का होगा। और फाइब्रिन जानते हैं, आपको बताता हूं यहाँ पर फाइब्रिन देखिएगा इस तरह की जाल जाल जैसी रचना बनाएगा। और ये जब जाल जाल जैसी रचना बनाएगा ये, तो जाल जाल जैसी रचना जब दिखेगा ये, तो आप याद रखिए जाल जाल जैसा ये रचना दिखेगा ऐसा। अब ये जाल जाल जैसी रचना जब ये बनाएगा तो अब क्या होती है कि जाल से ई फाइब्रिन, और वो अपने साथ किसको? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लस प्लेटलेट्स, ये सब को क्या करता है, ये सब जो है वो साथ लेगा, और साथ लेकर के यानी यहाँ पर क्लोटिंग करवाएगा ब्लड। तो ब्लड तो आसानी से जम गया, तो ब्लड को क्लोटिंग करवाएगा। होता क्या है ये बता रहा हूँ कि ये जो आप जाल जाल जैसी जो रचना देख रहे हैं ना, ये जाल जाल जैसी रचना जो है ये सब ये बताइए ये छिद्र है, और इस छिद्र में जब आपको पता होना चाहिए कि जब छिद्र है तो छिद्र से ब्लड तो बाहर पंप करेंगे नहीं, क्योंकि छिद्र में आके ब्लड फंस जाएगा। तो ये जो छिद्र है, छिद्रुमा रचना है, तो ब्लड को निकालने के लिए एरिया चाहिए, होल चाहिए, और होल बहुत छोटा होगा तो ब्लड आके फंस जाएगा, तो पीछे का ब्लड जो है उससे आगे नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ब्लड को निकालने की क्रिया बंद हो जाएगी और व्यक्ति का ब्लड वहीं पर थक्का बन जाएगा, जम जाएगा। तो ये जाल जैसी जो रचना है, ये जाल जैसी जो छिद्रुमा रचना है, इस रचना को पार नहीं कर पाता है ब्लड, और ब्लड यानी उसी जगह पर जगह बना करके ब्लड क्लोट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। तो फाइब्रिन जो है ना वो जाल सा रचना बनाती है, कहाँ? जहाँ से ब्लड निकलती है उस स्थान पर, और उसी स्थान पर ब्लड है जो क्लोट हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो पीछे का ब्लड नहीं निकल पाता है। क्लियर हो रहा होगा बातें? आपको ये समझना होगा कि जब यहाँ तक ये समझ में आ गया तो इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि ब्लड में फाइब्रिन क्या करता है। तो जाल से रचना बनाती है, जालनुमा रचना के छिद्र से ब्लड अब बाहर बह नहीं पाता है, तो ब्लड धीरे धीरे करके जम जाता है, और जब जितना देर छोड़िएगा उतना वो हार्ड होते चला जाता है। इस समय ब्लड का खोटी कहलाता है, ब्लड का खोटी भाग। कभी कभी आप जब देखे होंगे कि ऐसी स्थिति में जब ये छिद्र से ब्लड जब बाहर न निकलता है, जमने लगता है, खोटी बन जाता है, कभी कभी कुछ लोग को देखिएगा खोटी छोड़ा देते हैं, और खोटी छोड़ा देते हैं तो अंदर से पीला द्रव निकलती होगी, और पीला द्रव का नाम होता है सीरम। याद रखिएगा सीरम।
जब किसी व्यक्ति का यानी ब्लड को निकलने के बाद जब पीले रंग का पंछा निकलती है, उस पंछे जैसी रचना का नाम सीरम होता है। और ये जो सीरम होता है, यही सीरम जमता नहीं है, फिर धीरे धीरे करके फिर उसको भी बताइए उस जगह पर फाइब्रिन फंसाता है और फिर से ब्लड निकलने की क्रिया बंद हो जाती है। यानी सीरम है जो पीले रंग का द्रव होती है। क्लियर हो गया होगा। और कभी कभी और देखना है तो आप जब जांच घर में जाते हैं, ब्लड जब देते हैं तो ब्लड को जब कांच की नली में जब रखता है वो डॉक्टर, तो देखेंगे नीचे ब्लड होगा लेकिन उस ब्लड के ऊपर पीला रंग का धब्बा दिखेगा। वही जो पीले रंग का जो धब्बा दिखता है वो सीरम होती है। यानी किसी भी बीमारी में ब्लड नहीं जांच होकर के उसका सीरम की जांच होती है। तो बीमारी की जांच करने हेतु सीरम जांच होती है, हमेशा याद रखना। अब यहाँ तक जब जानकारी हो गया तो याद रखना है सारे लोगों को किताब, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है जो जम क्यों नहीं पाता है, ये भी तो जानना होगा। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एंटी क्लोटिंग एजेंट। एंटी क्लोटिंग एजेंट जो हमारे अंदर में है वो होता है हिपैरिन होता है, याद रखना है हिपैरिन। याद हो गया होगा अच्छे से। हमारे शरीर के अंदर में ब्लड किसके वजह से नहीं जमता है? हिपैरिन के वजह से। इस शरीर के अंदर में ब्लड जमने नहीं देता है। नहीं तो ब्लड को जमाने के लिए सब तो रेडी है, ये है कौन कौन, एयर है रेडी, प्रोथ्रोम्बिन है रेडी, हाँ फाइब्रिनोजेन है रेडी, सब तो रेडी है ब्लड जमाने के लिए। लेकिन हिपैरिन है कहता है कि शरीर के अंदर में ब्लड जमना नहीं चाहिए, ये शर्त है। तो इन लोग को मानना है कि ठीक है तुम्हारा बात मानते हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन तुम्हारे ऊपर हम ब्लड जमाएंगे, है नहीं। तो ये सब ब्लड को जमाने का प्रयास करता है, लेकिन याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन जमाना का प्रयास करता है, थ्रोम्बिन जमा, लेकिन हिपैरिन ब्लड को शरीर में अंदर जमने नहीं देता है। यदि ये नहीं होता ना हिपैरिन, तो हमारे शरीर कब का ही समाप्त हो जाता, क्योंकि कुछ भी होती तो ब्लड जम जाता। लेकिन हाँ, कब यानी ब्लड हमारे शरीर के अंदर में जमता उस समय आ गया। याद रखिएगा, जब कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जब बीमारी आ जाती है, तब बीमारी शरीर में आ गया तो डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाएगा। कभी कभी चूक हो जाती है कि डॉक्टर देखिएगा इंजेक्शन लगाते समय एयर निकालता है, यदि एयर उसमें बना हुआ रह गया इंजेक्शन में, नीडल सिरिंज में, तो वही क्या करता है कि जब लगाता है इंजेक्शन तो एयर जो है ना चला जाता है शरीर के अंदर, और वही एयर निकालना जरूरी है सुई लगाने से पहले। और जो भी लोग नए नए सीखने वाले लोग हैं उनको याद होनी चाहिए कि जब भी किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एयर पहले आउट कर लें, न तो फिर शरीर के अंदर में इन कर गया ना एयर, तो एयर जैसे ही मिलता है, एयर ही इसका दुश्मन है हिपैरिन को। एयर जैसे ही जाता है कि हिपैरिन मर जाता है, और हिपैरिन मरते ही ये सब मिलकर उसको उसी जगह पर ब्लड जमाने का प्रयास करता है, क्योंकि एयर मिलते ही सब एक्टिव हो जाता है और हिपैरिन मर जाता है और ब्लड आराम से उस जगह पर जम जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग को सुने होंगे कि इंजेक्शन लगने के बाद उसका इंजेक्शन जहां लगा था उस जगह पर गिल्टी बन गया और टाइट हो गया, हार्ड हो गया, और फिर बताओ कि जख्म बन गया। फिर जब उसको गर्म पानी से ठंडा बर्फ से सेकने के लिए बोलोगे तो बहुत दर्द होती है, असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए उसको यदि सुधार करना तो बोरिक एसिड जैसा पाउडर को पानी में डाल करके सेधने का विकल्प लीजिए, और बोरिक एसिड हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, उसको यानी डालकर गर्म पानी में जरूर सेधवाएं ताकि उसका ब्लड क्लोट जो है वो सर्कुलेट हो जाए। क्लियर हो गया। तो ये है क्या, हिपैरिन। और हिपैरिन है जो ब्लड को शरीर में नहीं जमने देता है, लेकिन एयर मिलते ही बेचारा मर जाता है, तो जमाने वाले जितने भी कारक हैं वो सारे के सारे ब्लड को आसानी से जमा देता है। चूंकि हिपैरिन और फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन प्रोथ्रोम्बिन इन सब की उत्पत्ति लिवर से होती है। याद रखिएगा ये भी चीज़ कि लिवर से होती है, और लिवर में ही इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, लेकिन सभी का काम अलग अलग होता है। इसलिए हिपैरिन है जो ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता, और अन्य कारक है जो जमाना चाहता है, लेकिन हिपैरिन तब मरता है जब कटने वाले स्थान पर हवा मिलती है या शरीर के अंदर में हवा प्रवेश कर जाती है। इसलिए इंजेक्शन लगाते समय इन बातों को ध्यान दें। यदि इन बातों को ना ध्यान देंगे तो जिनको इंजेक्शन लगाएंगे उस जगह पर गिल्टियाँ बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, वो जख्म में बदल जाएगा, जख्म भकंदर होगा, फिर कोटन बत्ती जाएगा, फिर वह जख्म के कारण वो व्यक्ति को यानी हैवी बताओ उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इंजेक्शन लगाते समय ध्यान दें, क्योंकि हिपैरिन एंटी क्लोटिंग एजेंट है, हवा के संपर्क में उसको ना आने दें। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।